हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने 10th फिजिक्स के प्रकाश चैप्टर का रिवीजन किया था। वह रिवीजन प्रकाश को पहले समझे थे। प्रकाश के आधार पर वस्तु को बांटे थे, पारदर्शक वस्तु, अपारदर्शक वस्तु, पारभाषक वस्तु, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, ये सब देखे थे। उसके बाद देखे थे प्रवर्तन क्या होता है, नियमित प्रवर्तन क्या होता है, अनियमित प्रवर्तन क्या होता है, समतल दर्पण तक देखे थे। आज देखेंगे गोलीय दर्पण से रिवीजन करेंगे। गोलीय दर्पण आज और कल रिवीजन करेंगे। उसके बाद क्या फिजिक्स को आगे की तरफ ले बढ़ाएंगे। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण होता है किसी खोखला गोला, मान लीजिए खोखला गोला है, एक पारदर्शक खोखला गोला है, इसका एक भाग इसे क्या कहेंगे। जब इस पर एक सतह पर कलाई कर देंगे तो इसको गोलीय दर्पण कहेंगे। मान लीजिए खोखला गोला है, इसका एक हम भाग ले लिए, यहाँ तक भाग, इसके इस सतह पर कलाई कर दिए तो भी क्या हुआ, गोलीय दर्पण हुआ। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, क्योंकि कभी उभरी हुई सतह पर कलाई हो सकती है, कभी क्या हो सकती है, धसी हुई सतह पर। पहले गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है। खोखले गोले का वह भाग जिसकी एक सतह पर कलाई होती है। खोखले गोले का भाग जिसके एक सतह पर कलाई की गई होती है, कलाई यानी पेंट किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते कितना, दो प्रकार के। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, किसे कहते हैं, एक अवतल दर्पण, और दूसरा कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह दो धसी हुई हो। ये प्रवर्तक सतह धसी हुई यानी वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह जो होना चाहिए, जिस तरफ से चेहरा देखते हैं वो धसी होनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह जो हो उभरी हुई हो, माने उठी हुई हो। इसका प्रवर्तक सतह कैसा रहेगा, प्रवर्तक सतह उठी हुई हो, उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें क्या क्या सीखे थे, इसमें सीखे थे कि मान लीजिए एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में बहुत सारा पार्ट होता है। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव, पी। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। परिभाषा क्या बोले, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद क्या देखे थे, इसमें हम बहुत सारा चीज़ देखे। अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए इस गोले का भाग था ये दर्पण, यहाँ तक दर्पण इसको बनाए, इसका कहीं केंद्र तो होगा, इस गोले के भाग को, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। तो अवतल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। इसको सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहें, वक्ता केंद्र कहें, वक्ता केंद्र। और वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष। आगे देखते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी किरणें होती है प्रवर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली जितनी भी किरणें होती है प्रवर्तन के साथ, प्रवर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। प्रधान अक्ष को जितनी भी किरण होती है प्रधान अक्ष को सेम बिंदु पर काटती है। उस सेम बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोकस या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु। देखिए आगे, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, यह ध्रुव है या फोकस है, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, छोटा एफ से सूचित करते हैं। ध्रुव और फोकस या फोकस बिंदु के
बीच दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहाँ है? ध्रुव है, ये ध्रुव P है और C तक के दूरी को वक्रता त्रिज्या जैसे R से सूचित करते हैं। तो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं देखिए। पहला बोले ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या बोले? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी किरण आते हैं वो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद काटते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु या फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इतना अभी तक। आगे बढ़िए। दो फिगर अच्छे से ध्यान रखिएगा, एक तो अवतल दर्पण का, एक उत्तल दर्पण का। मान लीजिए प्रधान अक्ष है, जितना भी किरण आएगी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। जितना भी किरण आएगी कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। सभी किरण हमारी फोकस से होके गुजरेगी। फोकस कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होके गुजरेगी। इसमें क्या होगा? ये क्या है? पहला था अवतल दर्पण, ये कौन सा? उत्तल दर्पण। इसमें क्या होगा? जो भी किरण आएगी वो लौटेगी और लगेगा कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। फोकस से लौट रही है। जो भी किरण पड़ेगी वो क्या लौटेगी, लेकिन लगेगी कहाँ से लौट रही है? फोकस से लौट रही है, प्रतीत होगी। जो भी किरण दर्पण पर पड़ेगी लौटेगी, लेकिन लगेगी कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ये गया। इस प्रकार देखिए, एक में किरण जो है, जितना भी किरण आ रही है सभी एक बिंदु पर एकत्रित हो रही है। जब सभी एक बिंदु पर किरणें सभी एक बिंदु पर एकत्रित होती है, कल ही बताया था, जब सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर एकत्रित होती है तो उसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसलिए इस दर्पण को क्या कहेंगे? इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण कहेंगे? अभिसारी दर्पण। क्यों पूछेगा? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले सभी प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित होती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है? जितने भी प्रकाश की किरण जा रही है वो एक बिंदु से फैलती हुई नजर आ रही है। एक बिंदु से फैलती हुई, सब फैलती हुई नजर आ रही है। तो यह कौन सा दर्पण है? पहले उत्तल दर्पण है। और किरणों के फैलने को क्या कहते हैं? एक बिंदु से अगर किरण सभी दिशा में फैलने लगे तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते थे। कल रिवीजन कहते थे, अपसारी कहते थे। इसलिए इस दर्पण से सभी किरण फैल रही है अलग अलग दिशा में, इसलिए इसे अपसारी दर्पण क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। अगर पूछेगा उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी किरण आती है वह फोकस से फैलती हुई नजर आती है, और किरणों के फैलने को क्या कहते हैं? अपसारी, इसलिए इसे अपसारी कहते हैं। फिगर बना दीजिएगा, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी दर्पण मान लीजिए हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के इस छोर से इस छोर के बीच की दूरी को जब ऐसे नापते हैं तो इसे द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अगर पूछेगा तो दर्पण की चौड़ाई या व्यास को चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है।
उत्तल दर्पण में भी यही होगा। मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसका द्वारक कितना होगा, इतना बड़ा। इसको क्या कहेंगे, द्वारक। यानी दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े हैं कि ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा एक्स डैश होता है, ये ऊपर वाई होता है, ये हमारा वाई डैश होता है। जो भी होता है प्लस होता है, इन्हें प्लस जाता है, इस बगल क्या होता है, इस बगल प्लस रहता है, इस बगल प्लस रहता है, ये दोनों बगल क्या होता है, माइनस रहता है। इसी प्रकार नई चिन्ह परिपाटी बनाएंगे। ये एक का नाम है नई चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, नई चिन्ह परिपाटी होती क्या है, तो नई चिन्ह परिपाटी होती है कोई भी दूरी या ऊंचाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके निर्धारण के लिए एक निश्चित नियम बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं, नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कोई भी ऊंचाई, मान लीजिए किसी का ऊंचाई लेंगे, तो वस्तु का ऊंचाई ये रहा, प्रतिबिंब का ऊंचाई ये रहा। किसी की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी रही, फोकस दूरी रही, या कौन सी वक्ता त्रिज्या रहा, ये प्लस होगा या माइनस होगा, इसके लिए एक निश्चित नियम बनाया गया, जिसे क्या कहते हैं, नई चिन्ह परिपाटी। कोई भी वस्तु, कोई भी ऊंचाई या दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए धनात्मक होगी या ऋणात्मक, प्लस होगी या माइनस ऋणात्मक, इसके लिए एक निश्चित नियम बना दिया गया है। नियम बना दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं, नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं। जिसे नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं, परिपाटी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, वस्तु किरण हमेशा इस बगल से इस बगल आएगी। किरण हमेशा क्या, तो जो ध्रुव रहेगा, मान लीजिए ध्रुव है, तो ध्रुव की जितने भी इस बगल होगी, क्योंकि अभी देखें इस बगल क्या होता था, माइनस, इस बगल प्लस, तो इस बगल जितने भी दूरी होगी माइनस में, इस बगल जितने भी दूरी प्लस में। अगर ध्रुव प्रधान अक्ष के ऊपर कोई वस्तु होगा तो उसकी ऊंचाई प्लस में मानी जाएगी, और प्रधान अक्ष के नीचे कोई वस्तु होगा तो उसकी ऊंचाई माइनस में मानी जाएगी। वो कहीं भी रहे, यहाँ भी रहेगा तो प्लस से माना जाएगा, यहाँ भी रहेगा तो माइनस से। यानी प्रधान अक्ष के ऊपर किसी भी ऊंचाई को प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे किसी भी ऊंचाई को माइनस, दर्पण के सामने किसी भी वस्तु की दूरी, किसी भी दूरी को माइनस, और दर्पण के पीछे किसी भी दूरी को प्लस माना जाए। क्या बोले अभी, दर्पण के आगे या सामने की दूरी, दर्पण के सामने की दूरी हमेशा क्या होगी, निगेटिव। दर्पण से दर्पण के पीछे की दूरी, दर्पण के पीछे की दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। पीछे का मतलब ए वाला, दर्पण के आगे मतलब ए वाला। उसके बाद क्या है, प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई, ऊपर की ऊंचाई, प्रधान अक्ष के ऊपर की ऊंचाई प्लस मानेंगे, और प्रधान अक्ष के नीचे की ऊंचाई, नीचे की ऊंचाई को क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे। इसके बाद आवर्धन, इसके बाद टॉपिक कौन सा है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब कितना बड़ा है कितना छोटा बना, इसके पता लगाने के लिए हम आवर्धन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए एक हमारा वस्तु इतना बड़ा था, अब प्रतिबिंब इतना बड़ा हो गया, तो हम आवर्धन कहेंगे अधिक हो गया। मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा हो गया, तो कहेंगे आवर्धन कम हो गया। अधिक कम कैसे कहें, इसकी ऊंचाई को इसकी ऊंचाई से भाग देते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं। ये बड़ा है,
मान लीजिए ये 5 है, ये 2 है, तो 5/2 यानी अधिक, 1 से ज़्यादा है तो कहेंगे आवर्धन ज़्यादा हो गया। तो आवर्धन का क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे पता लगता है प्रतिबिंब कितना बड़ा है, छोटा बना है। क्या बोले? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इससे प्रतिबिंब कितना बड़ा है, छोटा बना है, इसका पता लगाया जा सकता है। प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा बना है यह पता लगाया जा सकता है। आइए देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा। प्रतिबिंब होता क्या है? तो प्रतिबिंब होता है जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो हम जानते हैं कि वह प्रधान अक्ष को एक वापस आने पर एक बिंदु पर काटती है, जैसे फोकस करते हैं। मान लीजिए इस वस्तु की एक किरण को कहीं से गुजार देते हैं, कहाँ से गुजारें? सी से गुजार देते हैं। तो सी से गुजार देते हैं तो ये दोनों कट जाती है। जहाँ कटान बिंदु होता है वहाँ से प्रधान अक्ष पर एक चित्र प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो इमेज या प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हुई? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें बनाते तो मिलती हुई प्रतीत होती। देखिए मान लीजिए ये है, लौटेगा लेकिन लगेगा कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे? इसको सी से गुजारेंगे तो यहाँ कटती हुई प्रतीत होगी। तो इसको क्या कहते हैं? जब प्रतीत होती है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। जब कटती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक जो उल्टा प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, काल्पनिक कैसा होता है? सीधा। तो प्रतिबिंब का पहले परिभाषा क्या होगा? प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दर्पण में परावर्तन होगा और लेंस रहता है तो अपवर्तन। परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है प्रधान अक्ष से उस बिंदु पर बनी आकृति को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष से इस बिंदु पर जो बना आकृति होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब समझ गए। इसमें देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन होगा, लेंस से क्या होगा? अपवर्तन होगा। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है प्रधान अक्ष पर बनी आकृति, उस बिंदु से प्रधान अक्ष पर बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। अब कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जब वास्तविक कटान से जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जो प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है यानी डॉट डॉट से बनता है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। डॉट डॉट से क्यों बना है? क्योंकि इस बगल पेंट है रेखा लाइन, तो इस बगल आएगी ही नहीं, इसलिए इसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा गया। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब बनाने के कुछ शर्त होते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त होते हैं, तो 3 शर्त ध्यान रखिए। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए शर्त क्या है? पहला, जो किरण हो वो कहाँ? प्रधान अक्ष के समानांतर जाए, प्रधान अक्ष के समांतर जाए और फोकस से गुजरे। दूसरा क्या है? सी से गुजरे। और तीसरा क्या है? पी से गुजरे। 3 में कोई 2 काम कर दीजिए और निकल जाएगा। पी से गुजरे। देखिए अब जो भी लिखा हुआ है उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझते हैं। आइए गोलीय दर्पण से स्टार्ट करते हैं।
कहा किसी गोलीय दर्पण बोले था किसी खोखले का हुआ भाग जिसकी एक सतह पर कलई होती है गोलीय दर्पण कहलाता है। ये लिखा है किसी खोखले का हुआ भाग जिसकी एक सतह पर कलई होती है उसे क्या कहते हैं गोलीय दर्पण। दो प्रकार का होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या बोले थे? अवतल दर्पण बोले थे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो। उत्तल दर्पण बोले थे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठी हुई हो। देखिए यहाँ वैसा अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारा चीज़ है। ध्रुव क्या बोले थे? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है। वक्ता केंद्र किसे कहते हैं? कहते हैं दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। इसे किस द्वारा सूचित किया जाता है? इसे द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। वह रेखा जो वक्ता केंद्र एवं ध्रुव से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। वह रेखा जो वक्ता केंद्र एवं ध्रुव से होकर गुजरती है प्रधान अक्ष का। फोकस बिंदु क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। इसे बड़का एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी को छोटा एफ, फोकस को बड़ा एफ से, फोकस दूरी को छोटे एफ से। तो फोकस दूरी क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। इसे एफ से सूचित किया जाता है। वक्ता त्रिज्या है। वक्ता त्रिज्या क्या हुआ? ध्रुव और सी के बीच, ध्रुव और क्या वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। देखिए ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अगला है द्वारक। द्वारक क्या बोले? दर्पण की चौड़ाई को, इस चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अगला देखिए एक बताए थे अभिसारी दर्पण अपसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जितना भी किरण है समानांतर किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित होता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। और अब उत्तल दर्पण में क्या होता है? जितना भी किरण समानांतर किरण है परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलते हुए नजर आती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या है? फार्मूला एक होता है एफ बराबर r/2। फार्मूला ध्यान रखिए। अगर एफ बराबर क्या होता है? r/2 ये फार्मूला होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछता है। एफ को क्या कहते हैं? एफ को बताया था वक्ता, एफ को कहते हैं फोकस दूरी, आर को कहते हैं वक्ता त्रिज्या। तो इस पर क्वेश्चन ट्रेड करके पूछता है। जैसे क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार अच्छे से। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 से वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी की एफ लिखते हैं या 15 सेंटीमीटर वक्ता त्रिज्या का लिखते हैं। अभी बोले यह बराबर फार्मूला होता है r/2। एफ का मान कितना है? 15 बराबर r/2। तिरछा तिरछे गुना करेंगे 15, r बराबर कितना होगा? 30। 30 क्या? सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार और क्वेश्चन दे सकता है। कह रहा है कि एक दर्पण की वक्ता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बता। अभी बोले फोकस दूरी फार्मूला होता है r/2। वक्ता मतलब r का वैल्यू दिया, r का वैल्यू कितना है? 14 है। तो 14/2 करेंगे, 14/2 तो फोकस दूरी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, क्योंकि इसमें टेढ़ नहीं होता है। इसे ये खोखला सा बना, बहुत बड़ा खोखला सा बना होगा। अगर होगा भी तो क्या होगा? यहाँ बनाया हुआ इस क्वेश्चन का उत्तर है। देखिए r बराबर कितना है? वक्ता त्रिज्या दिया, फोकस दूरी फार्मूला लगा दिया गया है, ये यहाँ बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अभी बोले अवतल दर्पण में जितने प्रकाश की किरण आती है सभी परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें, सभी किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है। इसके क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मिलने को अभिसारी कहा जाता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। फिगर बना दीजिए आपका।
उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई नजर आती है। प्रकाश के किरणों के फैलने को अपसारी कहा जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यह बराबर सिद्ध करना है, इसे कल का रिवीजन में देख लेंगे। नई चिन्ह परिपाटी बताएं। नई चिन्ह परिपाटी किसी भी दूरी या किसी भी ऊंचाई को चिन्ह देने के लिए और ऋणात्मक होगा या धनात्मक, इसके लिए एक निश्चित नियम बनाया गया जिसे नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ये लिखे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक होगी या ऋणात्मक, इसके लिए एक परिपाटी तैयार किया गया जिसे नई चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बता दिए अथी क्या होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर जितना भी रहेगा प्लस प्रधान अक्ष के नीचे जितना भी ऊंचाई रहेगा माइनस दर्पण के सामने जितना भी दूरी रहेगा माइनस दर्पण के पीछे जितना भी दूरी रहेगा क्या होगा, प्लस होगा। यही लिखेंगे। यदि कोई दूरी ध्रुव से बायां हो, ध्रुव से बायां मतलब ये न खई का होता है न बायां होता है, बायां मतलब ऋणात्मक होगा, हमेशा इस बगल होगा तो ऋणात्मक होगा, बायां हो तो ऋणात्मक और दायां हो तो धनात्मक माना जाएगा। यदि कोई वस्तु प्रधान अक्ष पर ऊपर हो तो उसकी ऊंचाई कौन सी धनात्मक और नीचे रहने पर ऋणात्मक मानी जाएगी। आवर्धन किसे कहते हैं अभी बताएं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, आवर्धन कहता है। आवर्धन को एम कहते हैं। एम का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इसका मात्रक नहीं होता है क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई का मीटर में न पाएगा, इससे भी मीटर में न पाएगा, मीटर से मीटर करिएगा तो इसका मात्रक क्या होगा, नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है तो अभी बताएं फॉर्मूला क्या होता है। यह बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है यह बराबर फॉर्मूला होता है r/2। यह बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो कुछ क्या बोल रहा है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात। तो तिरछा गुणा कीजिए, 2f बराबर क्या हुआ, r हो गया। 2f बराबर तिरछा गुणा किया r, तो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है तो f बटा r, अनुपात का मतलब बटा होता है। तो इधर क्या बचा, इधर 1 बचा और ये गुना में 2 तो भागम 2, तो 1/2 आंसर 1:2 कौन सा है, आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब भी देख लिए थे, ये भी कल ही पहले साबित कर लेंगे, उसके बाद आगे प्रतिबिंब क्या बोले थे, कहते थे प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रधान अक्ष पर बनी आकृति क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। बोले थे प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक मिलेगी और काल्पनिक मिलती हुई प्रतीत होगी। प्रधान अक्ष पर उस बिंदु से बनी आकृति क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब जब मिलती हुई प्रतीत होती मिलती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रधान अक्ष से बना आकृति क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यह हमेशा सीधा होता है, गलती लिखा गया है। यह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। देखिए आगे, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ऐसा ही है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा। काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब जहाँ मिलती है यहाँ मिलती ही प्रतीत होती है। जैसे प्रधान अक्ष के समानांतर आते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जब मिलती हुई प्रतीत होती है काल्पनिक और मिलती है तो वास्तविक, उससे प्रधान अक्ष पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा सीधा होता है। देखिए सीधा बना। प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 शर्त बोले। प्रधान अक्ष के समानांतर किरण जाएगी और परावर्तन या अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। द्वितीय वक्रता केंद्र से गुजरेगी और तीसरा ध्रुव या प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। ध्रुव किस में होता है, ध्रुव दर्पण में होता है। लेंस में इसको लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है, इसलिए लेंस में क्या प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी। क्वेश्चन कर रहा है किरणें जब एक बिंदु पर काटते ही प्रतीत होती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। जब प्रतीत होगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, जब प्रतीत होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जब काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या रहा है,
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दीजिए। ये लिख दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। कल की क्लास में और देखेंगे किस प्रकार पूरा का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं वो 7004934449 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें और इस पर व्हाट्सएप कर दें 10th स्टूडेंट लिखकर, उन्हें एक ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद इस संडे को साइंस का उस ग्रुप पर टेस्ट भी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टेस्ट कब होगा, सब 6 बजे, क्लास भी आता है 6 बजे, उस पर टेस्ट भी होगा 6 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।